नमस्कार। इंडिया डिबेट में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आशुतोष पाठक। मित्रों, चुनावी रण में अगर आप दो चार न कर सकें, मुकाबला न कर सके, पराजित न कर सके, सत्तारूढ़ दल को सत्ताच्युत न कर सके, तब फिर आप रणनीति बनाने लगते हैं। आपको अपनी कमजोरी पर कोई नजर नहीं होती। आपको लगता है आप जो कुछ भी काम कर रहे हैं बिल्कुल सही कर रहे हैं और जनता आपको समर्थन नहीं दे रही। और फिर देश में, देश के बाहर, अलग अलग मंचों पर अपने अपने तरीके से आप सत्तारूढ़ दल की आलोचना और सत्ता में बैठे लोगों की आलोचना के साथ साथ देश की भी आलोचना शुरू कर देते। मैं कोई सत्तारूढ़ दल का प्रशंसक नहीं बैठा हूं, सत्ता में बैठे लोगों का प्रशंसक भी नहीं हूं। प्रशंसक इन द सेंस की जो भी वो गलत काम कर रहे हैं फिर भी हम कहें कि नहीं नहीं बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ। सरकार ने और सत्तारूढ़ दल ने अगर कोई गलती की है तो बहुत मुखर होकर के प्रश्न पूछे हैं, सवाल उठाए हैं। इस नीट आंदोलन में भी मजबूती से अपनी बात को हमने रखा, मजबूती से कहा कि यह बात सही है कि आपकी सरकार ने एजुकेशन में रिफॉर्म के लिए और परीक्षा पद्धति में रिफॉर्म के लिए अद्भुत काम किए हैं। जिनको मालूम नहीं है वो थोड़ा शोध कर लें। फिर भी आपकी पद्धति में अगर कोई लूप होल्स हैं, उसमें कहीं कोई लीकेज है, गड़बड़ी है, तो इसकी भी जिम्मेदारी आपको ही लेनी पड़ेगी। आपने बहुत अच्छे काम किए हैं, इसमें भी कोई शक नहीं है, खासतौर से परीक्षा पद्धति में सुधार को लेकर के। अगर मैं मूल विषय पर आने के पहले थोड़ा सा विषयांतर हो रहा हूं, लेकिन उदाहरण देना बहुत जरूरी है, इसलिए मूल विषय पर आने से पहले इसका जिक्र आवश्यक हो गया है। जैसे मेडिकल के एग्जामिनेशन को लेकर के सवाल उठ रहे हैं, नीट को लेकर के। कोई बात नहीं है, सवाल पूछने का आपको हक है और आप पूछें भी। लेकिन नीट के पहले स्थिति क्या थी? मेडिकल में प्रवेश के लिए अगर आपको मेडिकल एजुकेशन पाना है तो उसके पहले स्थिति क्या थी? स्थिति थी कि अलग अलग राज्यों के अपने मेडिकल कॉलेज के अपने तरीके से एग्जाम होते थे। अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स अपना एग्जाम लेती थी और सेंट्रल गवर्नमेंट एक एग्जाम लेती थी जिसके माध्यम से अलग अलग राज्यों में सरकार का, केंद्र सरकार का 15% का कोटा होता था। उस एग्जाम के माध्यम से जो लोग चुने जा रहे हैं वो अलग अलग राज्यों में जाकर के एडमिशन ले सकते हैं उनके मेडिकल कॉलेज में। उसका कोटा 15% होता था और उस राज्य का कोटा 85% होता था। और हर राज्य अपने अपने तरीके से परीक्षा लेती थी। एम्स अलग परीक्षा लेती थी, राज्य अलग परीक्षा लेती थी, केंद्र की अलग परीक्षा थी। हर राज्य के परीक्षा के जो समय थे वो भी कोई एक समान नहीं था, एक समय पर नहीं होते थे, समय का डिफरेंस था। हर राज्य अपने अपने तरीके से फीस लेती थी। एम्स अपने तरीके से फीस लेती थी, केंद्र सरकार अपने तरीके से फीस लेती थी। हर राज्य में स्टूडेंट को फीस जमा करना होता था। इसका मतलब ये मैं नहीं कह रहा हूं कि एनटीए का फीस बहुत सस्ता है, लेकिन हर राज्य में फीस अलग से, अलग मेडिकल एग्जाम के लिए अलग से देना पड़ता था। समय अलग। बिहार का बच्चा राजस्थान जा रहा है, मध्य प्रदेश का बच्चा महाराष्ट्र जा रहा है, आसाम जा रहा है। जाने में कोई आपत्ति नहीं थी, लेकिन उनका जो कोटा था वो 15% में ही आना था, जो भी आना है। लेकिन उनको जाकर के अगर मेडिकल की का एजुकेशन प्राप्त करना है तो अलग अलग राज्यों में जाना है। तो 2009 में, मोदी के रीजन में नहीं, 2009 में यह प्रस्ताव आया कि ऐसी कोई व्यवस्था बनाई जाए
जिससे कि केंद्रीकृत परीक्षा हो और राज्यवार विद्यार्थियों को अलग अलग राज्यों में परेशानी न झेलनी पड़े, पैसे की बर्बादी, समय की बर्बादी और उनका जो शारीरिक परिश्रम है वो भी कई गुना होते थे। तो उसको ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव आया 2009 में कि एक इंटीग्रेटेड परीक्षा की आवश्यकता है, और फिर वो जाकर के 2014 में प्रकाश इसमें आया, और फिर नई सरकार के बाद वो धीरे धीरे नीट बन गया, नेशनल एलिजिबिलिटी एंट्रेंस टेस्ट हो गया। उसके बाद नेशनल टेस्टिंग एजेंसी बनी, एनटीए, इस सब को कोऑर्डिनेट करने के लिए। वो क्लैट का भी एग्जाम लेती है, अलग अलग एग्जाम इंजीनियरिंग का भी लेती है, और नीट का भी परीक्षा का संचालन करती है। अब इसमें अगर आप देखें तो एक परीक्षा, एक ही दिन, एक ही फीस पर उत्तीर्ण हो गए, और जहां आपको काउंसलिंग के लिए जिस जिस मेडिकल कॉलेज में आप अपनी सुविधानुसार आपको सीट मिलता है, अगर केंद्र में मिलता है, राज्य में मिलता है, उस हिसाब से आप चुन सकते हैं और वहां प्रयास कर सकते हैं। तो समय की बचत हुई, पैसे की बचत हुई, और विद्यार्थी को एक ही समय में अपीयरेंस का मौका मिल गया। ठीक है, उसमें अगर पास फेल हो गए तो फिर दूसरी बार मौका है, फिर तीसरी बार मौका है, 2-3 मौके हैं आपको, आप दीजिए और वो उसको चुनिए। व्यवस्था अच्छी है या खराब है? अंधा से अंधा व्यक्ति भी, मूर्ख से मूर्ख व्यक्ति भी कहेगी कि हाँ व्यवस्था अच्छी है। तो सरकार ने अच्छी व्यवस्था की। अब अच्छी व्यवस्था होने के बाद भी लूप होल्स किसी भी व्यवस्था में रहते हैं। अगर ऐसी स्थिति नहीं होती तो हमारे यहां पुलिस नहीं बनती, हमारे यहां जुडिशरी की कोई आवश्यकता नहीं थी। सारी व्यवस्था होने के बाद भी पुलिस का निर्माण तो करना पड़ रहा है ना। इसका मतलब अपराध होते हैं समाज में, अपराध को रोकने के लिए पुलिस की व्यवस्था होती है, और इन दोनों को ठीक से सुनने समझने के लिए जुडिशरी है, न्यायालय है। तो न्याय की अवधारणा भी हमारे यहां ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन की अवधारणा भी ठीक है, ये तो आप मानते हैं। इसका मतलब है कि सब कुछ होने के बाद भी पूरी तरह से चाक चौबंद व्यवस्था नहीं हो सकती है, उसमें भी कुछ ना कुछ गलतियां रहेंगी। ये ठीक है, ये गलती बड़ी गलती हो गई, और एक नहीं कई बार हो गई, और लगातार जब ये क्वेश्चन पेपर लीक हो रहे हैं नीट के, तो पहली बार लीक हुआ 2024 में, उसके बाद थोड़ी बहुत पहले भी मरमरिंग हुई थी, लेकिन 2024 में हुआ, फिर 2026 में लीक हो गया। तब ये जब कॉन्जिक्यूटिव, ऑलमोस्ट कॉन्जिक्यूटिव हो गया, तब लोगों ने इस पर विरोध जताया। विरोध जताना बिल्कुल जायज था, और उस पर सरकार को एक्शन लेना जरूरी था, और उस पर मीडिया को सवाल पूछना अत्यावश्यक था। वो सब हमने जिम्मेदारी का निर्वाह किया, और पत्रकारीय मर्यादा के घेरे में जितने सवाल पूछे जा सकते हैं सरकार से, सारे सवाल हमने पूछे हैं। इसलिए यह ना कहा जाए कि भाई मैं वर्तमान सरकार की या वर्तमान सत्ता में जो बैठी पार्टी है उसकी, उसके समर्थन में ठकुर सुहाती कर रहे हैं। ऐसी ना तो मेरी कोई इच्छा है, ना मेरी ऐसी कोई आकांक्षा है। क्योंकि आप ध्यान रखिए, बाकी लोग जो कर रहे हैं उनको हो सकता है सरकार से लाभ मिल रहा हो, हमें कोई लाभ नहीं मिलता है, कोई लाभ नहीं है। एक नया पैसे का सरकारी पैसा नहीं मिलता है, लेकिन जिनको मिलता है उनसे आप ये सवाल पूछ सकते हैं। लेकिन हम सवाल कर रहे हैं मजबूती से, ईमानदारी से, वॉइस ऑफ वॉइसलेस पूरी तरह से बने हुए हैं। अब आते हैं, अब दूसरे महत्वपूर्ण सवाल पर आते हैं। क्या है महत्वपूर्ण सवाल? कि हमारे यहां एक पद्धति है कि चुनाव में हम जाएंगे, चुनाव में अपनी बात रखेंगे, और फिर उस पर हम मतदान करेंगे। मतदान के बाद सरकार को चुनेंगे, पार्टी को चुनेंगे, जिसको बहुमत आएगा वो सरकार बनाएगी और वो अपना काम करेगी। इस दौरान उनसे गलती होगी, नीट जैसी गलती होगी तो आंदोलन भी करेंगे, सड़क पर भी आएंगे, सरकार पर दबाव बनाएंगे, मुकदमा करेंगे, अदालत जाएंगे, दबाव बनाएंगे, उनको मजबूर करेंगे, उनको सेंसिटिव करेंगे, सेंसिटाइज करेंगे, और निर्णय लेंगे अपने हक में। ये भी आपको आदेश, ऑर्डर है, आपको अधिकार है, संविधान सम्मत अधिकार है। लेकिन इस सब के विपरीत, इससे बहुत दूर खेल दूसरा कर देना है, और इसके लिए मोदी को उखाड़ फेंकना है। ये ताना बाना विदेश की धरती पर बना, मिलियंस ऑफ डॉलर की रूपरेखा तैयार की गई,
चिकने चुपड़े चेहरे को विदेश बुलाया गया, कई एक बार बुलाया गया। डिजाइनर कपड़े पहनने के लिए उनको पैसे की फंडिंग हुई। पत्रकारिता क्या करते हो? तिलचट्टा बनो, सड़क पर उतरो, चश्मा कुछ और पहन लो, नकाब कुछ और पहन लो और कहो कि हम लोगों की समस्याओं के साथ खड़े हैं। मतलब हमारे समाज में या किसी भी देश में बहुत स्तर पे बहुत फॉल्ट लाइंस होते हैं। फॉल्ट लाइंस का मतलब बहुत सारी समस्याएं होती हैं, कुछ इनबिल्ट होती हैं, कुछ बनाया जाता है जिसको आप इनहेरिट करते हैं। जैसे हमारे यहां कास्ट की एक समस्या है, कास्ट का एक बड़ा फॉल्ट लाइन है। हमारे यहां फिर एक दूसरी समस्या हो गई है धर्म और संस्कृति को लेकर के, उसमें लोग अनायास ही फॉल्ट लाइन बना रहे हैं, वो एक समस्या हो गई। और तीसरी समस्या जो व्यवस्था मूलक समस्या है, जो हर देश की होती है, बेरोजगारी की समस्या है, गरीबी की समस्या है, भूखमरी की समस्या है, पर्यावरण की समस्या है, पानी की समस्या है, नेचुरल कैलेमिटीज की समस्या है, विभीषिका जो प्राकृतिक विभीषिका होती है उसकी समस्या है। कहीं बाढ़ आ गया, कहीं सुखाड़ हो गया, कहीं सुनामी आ गया, कहीं ओलावृष्टि हो गई, कहीं तूफान हो गया। तो ये समस्याएं होती रहती हैं और उसको हर देश अपने अपने स्तर से निपटता रहता है। लेकिन इस सबके बियॉन्ड भारत में कुछ समस्याएं जो हैं बहुत गहरी पैठ कर गई है, और गहरी पैठ कराने में इन विदेशियों ने आज से नहीं सैकड़ों वर्षों से चाल चली और ये फॉल्ट लाइन क्रिएट किया। और अब उस फॉल्ट लाइन क्रिएशन जो उन्होंने किया था पहले, उसका फल अब खाने का वक्त आ गया है, इसीलिए वो फल खा रहे हैं। सवाल यह नहीं है कि मोदी को हटाना है, ध्यान रखिए, अगर आज इंदिरा गांधी भी होती तो उनको भी हटाने का कुचक्र होता। यह सवाल मोदी का है ही नहीं। मोदी लाख बढ़िया काम करे, लेकिन 3 दफा है ना, 3 दफा से सरकार में है। एक स्टेबिलिटी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी आई तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की तरफ भारत बढ़ेगा। इकोनॉमिक स्टेबिलिटी आई तो भारत सुपर पावर बन जाएगा, जिसको मोदी जी कह रहे हैं 2047 तक विकसित भारत। तो भारत सुपर पावर बनेगा, और अगर भारत सुपर पावर बनेगा तो यूरोप क्या करेगा, अमेरिका क्या करेगा, इंग्लैंड क्या करेगा? ये तो गुलाम बन जाएगा। तो अमेरिकी विदेश मंत्री के साथ साथ जो बहुत सारे डिप्लोमेट आए थे भारत कुछ दिन पहले, उन्होंने कहा कि हम चीन के साथ जो गलती किए हैं वो भारत के साथ नहीं होने देंगे। खुलेआम भारत की धरती पे आके कह के गया, भारत की धरती पे कह के गया कि जो चीन के साथ हमने गलती की है वो हम भारत के साथ नहीं होने देंगे। माजरा क्या है? माजरा यह है कि भारत को पूरी तरह से अनस्टेबल करके रखेंगे। इसलिए मोदी के खिलाफ मत जाइए आप। मैं फिर कह रहा हूं, अगर मोदी की जगह पर राहुल भी होते 3 टर्म तक, खैर वो होते ही नहीं, वो तो मैं क्या बताऊं आपको, कोई और नेता भी होते कांग्रेस के और कांग्रेस की सरकार होती, यूपीए की सरकार होती, तब भी यही काम हो रहा होता। इस बात को हमारे देश की जनता और खास तौर से युवा पीढ़ी जितनी जल्दी हो सके समझ ले। इसीलिए अगर मोदी को उखाड़ फेंकने के लिए वो तैयार है तो आप उसमें जश्न मत मनाइए। अगर कोई उखाड़ फेंकने वाला आ गया तो उनको भी फिर उखाड़ के फेंक देगा, और ये लगातार ये घटनाक्रम चलता आ रहा है आजादी के बाद से ही। उन्होंने अपने लाइक माइंडेड लोगों को सत्ता में रखने के लिए एड़ी चोटी का जोड़ लगाया है। याद कीजिए, मनमोहन सिंह के जमाने में न्यूक्लियर डील करवा के रहे वो। वाजपेयी आए, वाजपेयी को धमकी दी कि न्यूक्लियर परीक्षण मत कीजिए, वाजपेयी ने कहा हम करेंगे। नरसिम्हा राव डर गए, उनको धमका दिया, लीक हो गई बात, डर गए, उन्होंने कहा कि मैं न्यूक्लियर परीक्षण नहीं करूंगा। लेकिन वाजपेयी ने किया तो वाजपेयी को नहीं रहने दिया। साइनिंग इंडिया था 2004 में, लेकिन वाजपेयी को रहने नहीं दिया। परिस्थिति ऐसी बनी, वो तो खैर चुनाव में ही हार गए। तो खुद अपनी गलती थी, अपने फॉल्ट लाइन को वो ठीक नहीं कर पाए, पार्टी के अंदर जो अपनी गलती थी उसको ठीक नहीं कर पाए, और नतीजा ये हुआ, हार गए। मोदी चूंकि 10 साल का जो टेन्योर था यूपीए का, उससे लोग निराश हो गए थे, तो मोदी को लोगों ने चुना। एक आंदोलन हुआ, आपको याद होगा, केजरीवाल। अगर केजरीवाल अपने आप को दुरुस्त रखते
इस तरह के झूठ में, फरेब में केजरीवाल खुद को न ढकेले होते, मैं आपको दावे के साथ कहता हूं कि प्रधानमंत्री केजरीवाल की पार्टी इस देश की लॉन्गेस्ट सर्विंग पार्टी हो जाती। लेकिन क्या करिएगा, केजरीवाल में तो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट है। उसका फॉल्ट लाइन तो उसके जन्म के साथ लगता है, केजरीवाल जी के जन्म जी के साथ ही शुरू हो गया था। सच बोलना नहीं, झूठ ही बोलते रहना है। तो आज अगर आप मोदी को सत्ता में देख रहे हैं तो इसलिए नहीं देख रहे हैं कि मोदी ने बहुत बड़ा महान काम कर दिया। मोदी के लिए ऑप्शन आए क्योंकि इन लोगों ने ऐसा कुकर्म कर दिया था कि मोदी को चुनने के बजाय देश के पास कोई ऑल्टरनेट नहीं था। अब मोदी 3 बार सत्ता में रह चुके हैं, तो अब उनकी प्लानिंग इन्हीं फॉल्ट लाइन को आगे बढ़ाने की चल रही है। इस बात को ध्यान से सुन लीजिए। बड़े बड़े पत्रकार, अभी एक महिला पत्रकार है, डालमिया नाम है उनका, वो अभी चाइना का समर्थन कर रही हैं और अमेरिका को कह रहे हैं कि ट्रंप कैसे प्रेसिडेंट बन गया। मोदी की सराहना ट्रंप कर रहा है। वो वहां से बैठ करके खेल शुरू कर दिया है भारत के साथी पीयर पत्रकारों के साथ। नैरेटिव बिल्डिंग उनकी चल रही है। इस बीच में मोदी एक से एक अच्छे काम करते जा रहे हैं। कुछ बुरे काम भी हो रहे होंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक से एक अच्छे काम करने की कोशिश कर रहे हैं मोदी। यही उनको डरा रहा है, यही उनको कह रहा है कि हम चाइना की तरह गलती नहीं होने देंगे। लेकिन चाइना तो आयरन गेटेड कंट्री है, वो तो उतना ही आपको सूचना देगा जितना वो देना चाहेगा, उतना ही सूचना आप उनसे ले पाएंगे। आयरन गेटेड कंट्री मतलब आयरन गेटेड इकोनॉमी, आयरन गेटेड पॉलिटी, सब कुछ आयरन गेटेड है। वो एक सिटाडेल में रहते हैं, एक कम्युनिस्ट सरकार है, ऑलमोस्ट डिक्टेटर सरकार है, कोई चू नहीं बोल सकता है। क्या भारत उस पैटर्न पे बढ़ सकता है? एक जमाने में अंबेडकर जैसे फिलोसोफर ने कहा था कि भारत में इस तरह की जो चुनावी प्रतिनिधित्व के सहारे चुनने की जो परंपरा हम विकसित कर रहे हैं उसके लिए भारत तैयार नहीं है। क्योंकि एक तरफ एक बड़ी आबादी अपढ़ है, अज्ञानी है, उनको ज्ञान नहीं है, और दूसरी तरफ जो ज्ञानवान लोग हैं वो धूर्त हो सकते हैं, तो वो अपने लाभ में काम कर सकते हैं और इस पूरी बड़ी आबादी को अपने हित के लिए एक्सप्लॉइट कर सकते हैं। यह अंबेडकर जी का था ये दर्शन। और इसीलिए एक इंटरव्यू में उनसे जब पूछा गया तो उन्होंने कहा कि भारत के लिए कौन सी व्यवस्था अच्छी होगी, तो उन्होंने कहा कि पूरी तौर पर तो नहीं, लेकिन एक लिमिटेड कम्युनिज्म जो है, मतलब एक डिक्टेटोरियल व्यवस्था करनी पड़ेगी तत्काल, ताकि देश में एक डिसिप्लिन और देश एक सर्टेन लेवल पे आ जाए और उसके बाद फिर डेमोक्रेसी हो जाए। ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे थे। डेमोक्रेसी का मतलब है कि डेमोक्रेसी में अगर लोग इन्फॉर्म्ड हो जाएं, फिर आपके चयन का जो तरीका होगा वो थोड़ा फुल प्रूफ होगा। लेकिन यहां तो उल्टी बात हो रही है, पढ़े लिखे लोग ज्यादा धूर्त हो रहे हैं, तो इससे अधिक कई बार मूर्ख होते हैं। उनका आईक्यू भले ही कमजोर हो, मतलब मॉडर्न आईक्यू के रूप में, लेकिन बाकी जो सोच है वो हो सकता है डेवलप्ड हो। तो इसलिए फुल प्रूफ रूप में अंबेडकर जी का भी जो ये स्टेटमेंट था वही सही था, इसे नहीं माना जा सकता है। खैर, इस तब पर पूरे डिबेट के बाद हमारे यहां डेमोक्रेटिक व्यवस्था लागू हुई। लेकिन अब जो ये सूत्र, इसका निर्धारण अमेरिकी धरती पर बैठ करके लगातार हो रहे हैं, अभी और 2-3 आंदोलन सड़कों पर होंगे और उनकी कोशिश है कि 2027 में बाय हुक एंड क्रुक मोदी को सत्ता से हटा दो, ऐसे हालात पैदा कर दो कि मोदी इस्तीफा दे दे। लेकिन मोदी चट्टान से बना है। यह बात कहीं और किसी और नेता के लिए अगर कही होती तो चल सकती थी। मोदी माफ भी कर रहे हैं और मोदी इधर तैयारी भी कर रहे हैं। तो सुन लीजिए तैयारी।
भारत सरकार के खुफिया एजेंसी और सिक्योरिटी एजेंसी ने पिछले दिनों जो आंदोलन हुए और विदेश से जो फंड मिल रहे हैं, कहां से कितने पैसे आ रहे हैं, ठाकुर फाउंडेशन से कितना किसको पैसा मिला है, उस पैसे का क्या प्रयोग हुआ है, अब कौन कौन पैसा दे रहा है, मोहम्मद जुनैद से श्रीमान कपिल सिब्बल तक की सबकी जांच प्रक्रिया तेज हो गई है। और 15 अगस्त के पहले पहले सरकार के पास फुल प्रूफ डॉसियर आ जाएगा। और आप चकित मत रहिए, ये खेल बड़ा तगड़ा चल रहा है। जिसकी धरती पर बिठा करके भारत को तोड़ने की साजिश चल रही है, उसी धरती के सबसे बड़े सूरमा को कहा जाएगा आ जाओ भी 26 जनवरी का हमारे तुम गेस्ट बन जाओ। इसकी भी चर्चा चल रही है। तुमको अपनी ताकत दिखा देंगे, हम मजबूत हैं, ये भी दिखा देंगे। ये चर्चा हो रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति 2027 में 26 जनवरी के मेहमान हो सकते हैं, गणतंत्र दिवस पर। आप समझ रहे हैं, इस स्वाधीनता दिवस के पहले प्लानिंग चल रही है। 15 अगस्त को फिर एक बार मैराथन खेल आएगा और बहुत बड़े बड़े प्लानिंग सरकार के तरफ से चल रहे हैं। इस पूरे आंदोलन में किस किसने फंडिंग किया, कहां कहां से फंडिंग आई, किसने व्यूह रचना बनाई, कौन कौन सलीम निकले, कौन कौन नकली योगेंद्र थे, सब क्या हिसाब लिया जाएगा। आंदोलन तक तो बात ठीक है, लेकिन विदेशी ताकतों के साथ मिलकर के विदेशी पैसे पर यह खेल चलेगा, ये चलने नहीं दिया जाएगा। इसलिए मोदी को उखाड़ने का जो सपना संजोए हुए हैं, वो भारत में कामयाब नहीं होगा। चुनाव में पछाड़ दो, ठीक बात है। यही इंदिरा गांधी ने भी किए कहा था, और बहुत हद तक लगता है कि उस दौरान भी कुछ बात सही होगी। इंदिरा गांधी भी 70s में वो कह रही थी, 75 में, कि ये विदेशी ताकतों के साथ अपोजिशन मिला हुआ है। वो थी बात, लेकिन अपनी गलती को दुरुस्त नहीं करे। लेकिन मोदी वैसा नहीं है। मोदी को अगर लग रहा है कि हाँ हमारी सरकार से कुछ गलतियां हो रही है, फौरन कोर्स करेक्शन में चले गए हैं। आज मैं उदाहरण दे रहा हूं आपको, पटना में एक रिजल्ट अगर आ गया एडवर्स, तो इस देश की राजनीति को फिर नए तरीके से समझने की आवश्यकता हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उससे बहुत बड़ा कुछ हो जाएगा, क्योंकि बहुत कॉम्प्लेक्स है इंडियन डेमोक्रेसी के अलग अलग कॉन्स्टिट्यूंसी। एक कॉन्स्टिट्यूंसी के हिसाब से आप ये तय नहीं कर सकते हैं, लेकिन वो लिटमस टेस्ट हो जाएगा। मैं बात कर रहा हूं पटना की बांकीपुर विधानसभा का। अभी 4 राउंड में वो आगे हैं, और अगर वो आगे रहे तो भारतीय जनता पार्टी को और मोदी को एक बार फिर से पुनर्विचार जरूर करना पड़ेगा। लेकिन ये जो सपना संजो हुए हैं कि मोदी को उखाड़ देंगे, ये सपना इनका भारत में कामयाब नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, नमस्कार।